हेलो एवरीवन। तो हमारे लेबर लॉज की सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट लेक्चर आज होने वाला है, जो है इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923। तो इससे पहले हमने 7 लेक्चर एक्ट्स के कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी मेजर मेजर जो जिनसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो लगभग हो चुके हैं हमारे। एक दो और बचे हैं जिनको हम करेंगे। उसके बाद लेबर कोड वाला जो न्यू लेबर कोड है हम उसको कंप्लीट करेंगे। और साथ में अकाउंटिंग की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी पहली क्लास अपलोड कर दी गई है। और इस सीरीज में ये हमारा जो नया लेक्चर है ये एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923। तो अब इसको देखते हैं। इसका जो ओरिजिनल नेम था वो था वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923, जो 2009 में चेंज करके उसको एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 कर दिया है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 1.5x या 2x पर ये वीडियो प्ले करके देखें, जिससे आपका फटाफट रिवाइज हो जाए। फटाफट आप देख लो और इसके नोट्स आप चाहे तो साथ में बना सकते हैं। लास्ट में हम कुछ एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि मुझे लोगों ने बोला कि आप कुछ एमसीक्यूज़ भी करा दीजिए, तो इसमें मैंने लास्ट में एमसीक्यूज़ भी डाले हैं, जिससे आपकी लास्ट में साथ के साथ प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको पता लगे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इसका ओरिजिनल नेम वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923 था। 2009 में चेंज करके एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 कर दिया। इसका जो ऑब्जेक्टिव है इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल शॉर्ट के लिए देख ले। प्रोवाइड कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ वर्कमैन इन केस ऑफ एक्सीडेंट, इंजरी और डेथ ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और ये एक सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन जो इंश्योर करता है प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉयज़ एंड दियर फैमिलीज। कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है वो हम देखते हैं। तो ये हॉल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है। एम्प्लॉयज़ इन शेड्यूल सेकंड क्या है? मैंने कई लेक्चर्स में बोला है कि शेड्यूल सेकंड में जो एम्प्लॉयमेंट्स है उन पे एप्लीकेबल होता है। तो आज मैं इसको बता ही देता हूँ कि वो शेड्यूल सेकंड क्या होता है। इससे पहले देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ नॉट एप्लीकेबल। आर्म्ड फोर्सेस, लगभग हमने जितने भी देखे हैं उसमें आर्म्ड फोर्सेस पे ये एप्लीकेबल नहीं था। और एक ईएसआई कवर्ड एम्प्लॉयज़, जो ईएसआई में ऑलरेडी कवर है उनके लिए ये नहीं है, क्योंकि उन वहाँ पे ये बेनिफिट उनको ईएसआई में मिल जाता है। और कैजुअल अनरिलेटेड वर्कर्स, उन पे ये एप्लीकेबल नहीं है। अब जो शेड्यूल है, तो इस एक्ट में हम देखेंगे कि जो इस एक्ट के जो शेड्यूल 4 है इसमें, तो पहला शेड्यूल क्या कहता है? डिसेबलमेंट बताता है एंड परसेंट ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। अर्निंग कैपेसिटी, परसेंट ऑफ अर्निंग कैपेसिटी कैसे क्या काम करता है वो हम आगे जब हम इसका कंपनसेशन कैलकुलेशन देखेंगे उसमें काम आएगा। सेकंड शेड्यूल क्या है? लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ कवर्ड, जिसमें ये मैंने यहाँ पे ऊपर आपको बताया कि एम्प्लॉयमेंट्स इन शेड्यूल सेकंड। तो ये शेड्यूल सेकंड में लिस्ट दे रखी है, जैसे रेलवेज़, ये सब चीज़ें हैं वो शेड्यूल सेकंड में दे रखी है। कौन कौन शेड्यूल सेकंड के एम्प्लॉयमेंट में आता है, जिन पे एक्ट एप्लीकेबल है। शेड्यूल थर्ड में ऑक्यूपेशनल डिजीज़ेज दे रखी है कि ऑक्यूपेशनल डिजीज़ेज कौन सी है। मैं एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे, जिसमें ये शेड्यूल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में अलग अलग एक साथ अलग अलग शॉर्ट बना के डाल दूंगा कि शेड्यूल फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है। और शेड्यूल फोर्थ जो इसमें हमारा इसका थोड़ा ज़्यादा काम है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में यहाँ पे पहले लिख लिया है। इसमें फैक्टर टेबल ऑफ कंपनसेशन कैलकुलेशन दी गई है। जो जो फैक्टर है वो बेस्ड ऑन एज होता है, जैसे बेस्ड ऑन एज ऑफ एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। ये कुछ भी डिसेबलमेंट हुआ हो या डेथ हुई हो, उसमें उस टाइम उसकी एज कितनी थी। जितनी ज़्यादा यंग एज होगी उतना ज़्यादा हायर फैक्टर होगा, क्योंकि जो ईयर्स ऑफ अर्निंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा लॉस्ट होती है अगर वो यंगर एज में उसकी डेथ हो जाती है या कुछ हो जाता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए 16 साल का कोई आदमी है तो उसका फैक्टर 2.28 228.54 है, और इस जिसकी एज 54 है उसका 99.37 है। तो ये कैसे है काम आता है ये हम आगे जब कैलकुलेशन देखेंगे तब हम इन चीज़ों का यूज़ करके देखेंगे। ये पॉइंट्स को हटा के हम सिंपल देख लेंगे कि एज्यूम कर लेंगे कुछ फैक्टर, जिससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। कंपनसेशन एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू वर्कमैन और दियर डिपेंडेंट्स इन केस ऑफ एक्सीडेंट। डिपेंडेंट्स क्या होते हैं वो आगे शायद स्लाइड है उसमें है, नहीं तो मैं बता दूंगा। डिपेंडेंट्स और फैमिली मेम्बर, नॉमिनी जो भी हैं इसमें। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी को इंश्योर करना, टू इंश्योर एम्प्लॉयर लाइबिलिटी टुवार्ड्स एम्प्लॉयज़, कि उनको उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा, कैसे देना पड़ेगा, वो सब ये एक्ट डिस्कस करता है उस बारे में। सेल्फ वर्किंग सेफ
वर्किंग कंडीशन, टू प्रमोट सेफ वर्किंग कंडीशंस, लीगल रेमेडी, टू प्रोवाइड लीगल रेमेडी फॉर क्लेमिंग कंपनसेशन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और ठीक है, इसको हटाओ। अब इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, जैसे हाँ डिपेंडेंट दे रखा है इसमें तो एम्प्लॉय क्या है इस एक्ट में? ए पर्सन एम्प्लॉयड इन रेलवेज, फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशन, कंस्ट्रक्शन एंड अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट्स, वो एम्प्लॉय होगा जो शेड्यूल सेकंड में इनके बारे में दे रखा है कि शेड्यूल सेकंड में ये एम्प्लॉयमेंट आते हैं। एम्प्लॉयर क्या है? एनी पर्सन, ऑथोरिटी एम्प्लॉइंग डायरेक्टली और थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, वो जो उनको काम दे रहा है एम्प्लॉय को। डिपेंडेंट, फैमिली मेम्बर्स ऑफ डिसीज एम्प्लॉय हु रिले ऑन हिज अर्निंग्स, किसी भी जो फैमिली है उसका कोई जो कमाने वाला है, वो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस पर आश्रित जितने भी लोग हैं वो डिपेंडेंट कहलाते हैं, जैसे स्पाउस हो गई, चिल्ड्रन हो गई, विडोड मदर एट्सेट्रा। अब पार्शियल डिसेबलमेंट, रिडक्शन इन अर्निंग कैपेसिटी इन एनी एम्प्लॉयमेंट, किसी को पार्शियल डिसेबलमेंट हो गया, जैसे मान लो किसी के किसी का थंब कट गया तो एक पार्शियल डिसेबलमेंट। टोटल डिसेबलमेंट क्या होगा? जैसे इन इनकैपेसिटी ऑफ डू एनी वर्क विच ही वॉज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग बिफोर एक्सीडेंट, कोई मज़दूर है वो किसी मशीन को चलाता है, मान लो उसका एक हाथ ही कट गया, ऐसा ना हो कि किसी के साथ, लेकिन मान लो कट गया तो वो अब इस हाथ से इसका यूज़ नहीं कर सकेगा, वो उस मशीन को ऑपरेट नहीं कर पाएगा, तो ये एक टोटल डिसेबलमेंट है, परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया। अब एम्प्लॉयज़ लाइबिलिटी ऑफ फॉर कंपनसेशन, व्हेन इज़ द एम्प्लॉयर लाइबल, कब कब एम्प्लॉयर लाइबल है कंपनसेशन देने के लिए और कब नहीं है, वो हम इस चीज़ में इस वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। एम्प्लॉयर इज़ लाइबल इफ़ पर्सनल इंजरी कॉज्ड बाय एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, काम के दौरान अगर किसी को इंजरी हो जाती है तो एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी है कि वो उसको कंपनसेशन दो। और कब कब लाइबल नहीं है एम्प्लॉयर के लिए, कब कब उसकी लाइबिलिटी नहीं है, तो उसके बारे में इसमें भी कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे कि इंजरी डज नॉट रिजल्ट इन डिसेबलमेंट फॉर मोर देन 3 days, मान लो किसी को कुछ इंजरी हुई है 3 दिन के लिए, 3 दिन से कम टाइम के लिए, 3 दिन तक हुई और वो फिर ठीक हो गया, तो इस केस में जो एम्प्लॉयर है वो कंपनसेशन नहीं देगा। और इंजरी ड्यू टू एम्प्लॉय बीइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल ड्रग्स, मान लो किसी ने कोई मशीन ऑपरेट कर रहा है, उसने ड्रग्स ले रखे हैं या एल्कोहल ले रखा है, वो नशे में है, उसकी वजह से उसके इंजरी हुई है या डिसेबलमेंट हुआ है, तो उस केस में भी एम्प्लॉयर कंपनसेशन नहीं देगा। इंजरी ड्यू टू विलफुलनेस ऑबिडेंस ऑफ सेफ्टी रूल्स, अब किसी मशीन को ऑपरेट करने के लिए मान लो कि कुछ सेफ्टी रूल्स बना रखे हैं, सेफ्टी रूल्स बना रखे हैं, अब वो इनको ओबे नहीं कर रहा, उनको मान ही नहीं रहा जो एम्प्लॉई है, जो काम करने वाला है, तो उसके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो इस केस में भी जो एम्प्लॉयर है उसकी लाइबिलिटी नहीं है कि वो एम्प्लॉय को कंपनसेशन दे। इंजरी ड्यू टू विलफुल रिमूवल ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस, अब जैसे ये इस इमेज में बताया हुआ है कि ये हेलमेट लगाना था, लेकिन इंजरी हुई तो पाया गया उसने हेलमेट लगा ही नहीं रखा था और उसके सर में चोट लग गई, तो भाई ये एक सेफ्टी डिवाइस था, हेलमेट उसको लगाना चाहिए था, नहीं लगाया, तो इसमें सेफ्टी डिवाइस क्यों बनाया था? ताकि इंजरी से प्रिवेंट किया जा सके, अब उसने लगाई नहीं, इंजरी हो गई, तो इसमें एम्प्लॉयर की गलती नहीं है, तो इस केस में भी वो कंपनसेशन नहीं देगा अगर ना देना चाहे तो। दूसरी स्लाइड में हम पढ़ेंगे अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, इसमें हम फैक्टर डिस्कस करेंगे, फैक्टर कैसे काम करता है। मान लो डेथ हो जाती है, अगर किसी की डेथ हो चुकी है तो 50% ऑफ मंथली वेजेस इनटू रिलेवेंट फैक्टर, और 1,20,000 विच एवर इज़ हायर। जैसे हम डेथ वाले की बात करते हैं, डेथ वाले कंपनसेशन की, कि मान लो किसी की सैलरी थी 20, वेजेस था, सैलरी नहीं वेजेस बात करेंगे, 20,000 था, तो अब उसकी डेथ हो गई, तो इसमें प्रोविज़न है कि डेथ होने पे 50% ऑफ मंथली वेजेस इनटू रिलेवेंट फैक्टर एज पर शेड्यूल 4, और 1,20,000 विच एवर इज हायर। उसकी डेथ हो गई तो 20,000 का उसका 50% जो कितना हो जाएगा 10,000 वेजेस, मल्टीप्लाई, मान लो उसकी एज मान लो 21 साल थी, और एज्यूम कर लेते हैं हम 21 साल के लिए कि उसका फैक्टर 200 था,
ये है नहीं ऐसा, लेकिन 200 एज्यूम कर रहे हैं कैलकुलेशन में समझाने के लिए। मान लो शेड्यूल 4 में उसका जो फैक्टर दे रखा है वो 200 दे रखा है 21 साल की एज के लिए, तो हम इसको 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल कितना आएगा, यह आएगा 1 2 3, सही कर रहा हूँ ना मैं, 4, ज़्यादा हो गया क्या, 200 फैक्टर था, 50% ऑफ मंथली वेजेस इंटू रिलेवेंट फैक्टर एज पर शेड्यूल 4, तो 4 जीरो ये 2 जीरो ये 6 जीरो हुई, तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 20 लाख। तो 20 लाख उसको कंपनसेशन मिलेगा। और मान लो अगर 20 लाख से कम आता, मान लो उसकी एज कुछ ज़्यादा ही हुई होती और उसका वेजेस भी कम होता, 50% वेजेस भी निकालते हो कम होता, और वो 1 लाख रुपये आता, अगर 1 लाख ही आता तो इस केस में हम उसको 1,20,000 देते। ये फैक्टर का ऐसे हम यूज़ करते हैं, जो हमने शेड्यूल 4 में देखा था, इसलिए मैंने वहाँ लिखा था फैक्टर। अगर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो गया, डिसेबलमेंट हो गया, उस परमानेंट उसको डिसेबिलिटी हो गई है, तो 60% ऑफ मंथली वेजेस इंटू रिलेवेंट फैक्टर और 1,40,000 जो भी ज़्यादा हो वो उसको मिलेगा। टेम्परेरी डिसेबलमेंट हुआ है, हाफ मंथली पेमेंट जितना हो रहा है उस वो 25% ऑफ मंथली वेजेस उसको मिलेगा। ठीक है। और ये क्या 550 नहीं 5,000 होगा, ये 5,000। फ्यूनरल एक्सपेंस, अच्छा लिखा हुआ है कि नीचे, फ्यूनरल एक्सपेंस एम्प्लॉयर मस्ट पे 5,000 टुवर्ड्स फ्यूनरल एक्सपेंसेस आफ्टर 2010 अमेंडमेंट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फॉर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट परसेंट ऑफ कंपनसेशन एज पर शेड्यूल 1। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट इसमें दे नहीं रखा, तो चलो इसको हटाओ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ है आपको ये याद करना है, और इस पे क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चंस कि दे देगा कि इसका मंथली वेज इतना था, फैक्टर इतना है, इसकी एज इतनी थी, और शेड्यूल 4 के अकॉर्डिंग इसकी एज इतनी, इसका फैक्टर इतना है, वो फैक्टर भी दे देगा साथ में। अगर वो क्वेश्चन दे देता है तो इसका कंपनसेशन एक्ट करो। जिसको पता ही नहीं होगा कि 50% ऑफ मंथली वेज लेना है डेथ के लिए, तो वो क्वेश्चन गलत करके आ जाएगा, क्योंकि उसमें ऑप्शन में वो 100% भी देगा और 60% भी देगा कन्फ्यूज़ करने के लिए, लेकिन आपको 50% लेना है अगर वो डेथ का केस बताता है तो। दूसरा, व्हेन कंपनसेशन इज पेएबल, कंडीशन फॉर कंपनसेशन, इंजरी और डेथ मस्ट अरेज आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान अगर कोई इंजरी या डेथ हो जाती है तो उसको कंपनसेशन मिलेगा। कंपनसेशन इज पेएबल इन केस ऑफ एक्सीडेंट ऑक्यूपेशनल डिजीज है। ऑक्यूपेशनल डिजीज कौन सा शेड्यूल में दी गई है वो देखो, एक बार वापस रिवाइज करो उसको। ये रहा शेड्यूल नंबर 3। शेड्यूल नंबर 3 में ऑक्यूपेशनल डिजीज दी गई है उनके। एक सेकंड, कहाँ गई वो स्लाइड, ये रही। कंपनसेशन इज पेबल इन केस ऑफ एक्सीडेंट ऑक्यूपेशनल डिजीज परमानेंट टेम्परेरी डिसेबलमेंट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इंजरी नॉट एक्सीडिंग 3 डेज डिसेबलमेंट, इसमें तो नहीं देगा। अगर अच्छा एक्सीडिंग 3 डेज़ है, 3 डेज से ज़्यादा है तो उसमें उसको देना पड़ेगा, और 3 डेज से कम है तो वो उसको नहीं देगा, 3 डेज़ के बाद वो ठीक हो जा रहा है तो। विलिंगफुल नेग्लिजेंस, इंटॉक्सिकेशन, डिसोबियंस ऑफ सेफ्टी रूल्स, इस केस में उसको कंपनसेशन नहीं देगा। यार ये स्लाइड गलत बन गई क्या, ये पॉइंट नहीं, इसमें नहीं होना चाहिए। कंडीशंस फॉर कंपनसेशन, ये पॉइंट तो नहीं होना चाहिए। विलिंगफुल नेग्लिजेंस, इंटॉक्सिकेशंस और डिसोबीडियंस और सेफ्टी रूल्स, इसमें तो नहीं देगा। आप इसको, मैं इसको यहीं कर देता हूँ। इस केस में उसको कंपनसेशन नहीं देगा अगर एम्प्लॉयर चाहे तो। अगर डिफ़ॉल्ट करता है एम्प्लॉयर, ये सब कम सही है, उसका केस जेन्युइन है और उसको कंपनसेशन नहीं देता है, तो उसमें उस पर चार्जेस लगाएगा। और जो उसकी अथॉरिटी है वो कमिश्नर होती है, कमिश्नर होता है जो इस एक्ट का कमिश्नर होता है, वो उसके पास इसकी अथॉरिटी होती है। इफ़ एम्प्लॉयर डज नॉट पे कंपनसेशन विद इन 1 मंथ, द कमिश्नर में इम्पोज इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम और हाइयर। वो 12% पर एनम का या उससे ज़्यादा का इंटरेस्ट उस पर लगाया जा सकता है। जैसे मान लो किसी को 2 लाख रुपए उसका कंपनसेशन बना, अब उसने 1 महीने के अंदर नहीं दिया, जो कि केस जेन्युइन था, तो इस केस में वो इस 2 लाख तो लेगा ही लेगा, साथ में उसका 12% इंटरेस्ट भी ले लेगा या उससे ज़्यादा ले लेगा, और साथ में पेनल्टी 50% तक की पेनल्टी भी लगा देगा उस पर। जैसे कि डिफ़ॉल्ट है 2 लाख का, 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी तक उस पर लगा सकता है कमिश्नर, इस एक्ट का जो कमिश्नर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेशन फॉर डेथ इज डिपॉजिटेड विद कमिश्नर ऑफ एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन। कमिश्नर डिस्ट्रीब्यूट्स टू डिपेंडेंट्स इन फेयर शेयर्स। कमिश्नर जो इस एक्ट का जो कमिश्नर होता है, एम्प्लॉयज़ का जो उस एम्प्लॉय का जो कंपनसेशन होता है वो उसके डिपेंडेंट्स को फेयर शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है।
Notice and claim compensation. Notice of accident. Employee must give notice to ऑफ एक्सीडेंट टू एम्प्लॉयर इन राइटिंग और orally. तो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा कि मेरे साथ ये इंजरी हो गई है, ये दुर्घटना हो गई है. अगर वो नहीं दे, मान लो किसी की डेथ हो गई, तो उसको फैमिली मेम्बर को या नॉमिनी को जो भी है उसको देना पड़ेगा. या फिर जनरली जो कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज, उसमें इसके लिए एक स्टाफ पूरा बनाया जाता है जो इन चीज़ों को देखता है. फाइलिंग क्लेम टू बी मेड विद इन 2 years ऑफ एक्सीडेंट और डेथ. मान लो यहाँ पे इस डेट को किसी के साथ दुर्घटना हो गई, तो इसके 2 साल के अंदर उसका केस फाइल करना पड़ेगा, उसका जो क्लेम है वो फाइल करना पड़ेगा कंपनसेशन का. डिले कंसिडरेशन. डिले में बी कंडन बाय कमिश्नर इनसफिशिएंट कॉज इज शोन. अगर मान लो 2 साल से ज़्यादा केस फाइलिंग में हो जाता है, तो उसमें कमिश्नर अगर चाहे तो उसको और टाइम दे सकता है या उनको छूट दे सकता है. जैसे ईपीएफ में भी ऐसा ही होता है, एक डेडलाइन होती है, उसके बाद मान लो अगर कोई क्लेम फाइल नहीं करता है, जैसे ईडीएलआई पढ़ा था हमने उसमें, जिसमें 0.5% ऑफ वेजेस एम्प्लॉयर का तरफ से भरा जाता है. ईडीएलआई की जो इंश्योरेंस स्कीम है, तो उसमें कुछ केसेस में ऐसा ही होता है कि जैसे मेंबर के डॉक्यूमेंट्स भी उसमें जमा कराने पड़ते हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, बैंक अकाउंट फीस. जो मैं उसकी बात कर रहा हूँ ईपीएफ 9 एक्ट 1952 ईपीएफओ एक्ट की बात कर रहा हूँ, तो जो डिपेंडेंट होते हैं उनके सबके अकाउंट एक सेम ब्रांच में होना चाहिए. या मान लो कोई माइनर है तो उसका केस अलग होता है. तो इन चीज़ों में क्या काफ़ी टाइम लग जाता है. या फिर कुछ रूल्स है जो उनको पता नहीं है, डिपेंडेंट्स को, कम अनएजुकेटेड लोग होते हैं काफ़ी मज़दूर वर्ग से, तो उनको पता नहीं होता. इस केस वो अवेयर नहीं होते इन चीज़ों के बारे में, तो उनको बाद में पता लगता. तो इस केस में क्या है, उनको और टाइम दिया जा सकता है. डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. डिस्प्यूट रिलेटिंग टू लाइबिलिटी, अमाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन एट्सेट्रा डिसाइडेड बाय कमिश्नर ऑफ एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन. ठीक है, ये आपको नॉर्मल सा चीज़ आपको समझ आ गया होगा. सिविल कोर्ट हैज़ नो ज्यूरिडिक्शन. और एक्स में हमने देखा था काफ़ी में कि सिविल कोर्ट में भी अपील की जा सकती है, लेकिन इसमें नहीं है. इसमें कमिश्नर के पास ही जाना पड़ेगा, इस एक्ट का जो कमिश्नर होता है. प्रैक्टिस एमसीक्यू. अब इस वाले में मैंने क्या आंसर छुपा दिया, पिछले वाले में आपने आंसर देख लिए थे, इस बार मैंने आंसर मिटा दिए. एआई से ही मैंने बनवाया था तो उसने साथ में आंसर भी दे दिए, लेकिन मैंने जब देखा तो इसको हटा दिया. तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं. जो ऊपर पढ़ा है वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देखते हैं आपने कितना ध्यान से पढ़ा. अंडर एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923, कंपनसेशन इज़ नॉट पेएबल इफ़ इंजरी रिजल्ट्स इन डिसेबलमेंट फॉर लेस देन 1 day, 3 days, 7 days, 15 days. तो हमने देखा था अभी 3 days से ज़्यादा की अगर कम की कोई है तो उसमें कंपनसेशन एम्प्लॉयर चाहे तो नहीं दे. फ्यूनरल एक्सपेंसेस अंडर दिस एक्ट 2023, तो इसमें 5,000 था, वो हमने देखा था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राउंड ऑफ एम्प्लॉयज एग्जेम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटी. तो इनमें से कौन सा है जो जिस केस में एम्प्लॉयर को कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा. इंजरी ड्यू टू एम्प्लॉयज नेग्लिजेंस. ठीक है. इंजरी अंडर इन यार क्वेश्चन पढ़ो वापस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राउंड फॉर एम्प्लॉयज एग्जेम्पशन. अच्छा, एग्जेम्पशन है जिसमें उसको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, एग्जेम्प्ट नहीं किया जा सकता. इंजरी ड्यू टू एम्प्लॉयज नेग्लिजेंस, इसमें उसको एग्जेम्प्ट किया जाएगा. इंजरी अंडर इंटॉक्सिकेशन, किसी ने कुछ ड्रग्स वगैरह ले रखा तो उसमें भी किया जाएगा. इंजरी, अरे यार हट भाई. इंजरी ड्यू टू एक्सीडेंट इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये इसको अभी के लिए होल्ड करो. विलिंगफुल रिमूवल ऑफ सेफ्टी गार्ड्स, इसमें भी उसको नहीं एग्जेम्प्ट किया जाएगा. तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा. सी में उसको एग्जेम्प्ट नहीं किया जाएगा. तो अब इसके आंसर्स छुपा रखे हैं जो दिखा देता हूँ. 3 days 5,000, और इस वाले में हमने लगाया है इंजरी ड्यू टू एक्सीडेंट इन कोर्स ऑफ, ये वाला सी वाला सही है. ठीक है. नेक्स्ट प्रैक्टिस एमसीक्यू पार्ट 2. द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट वॉज ओरिजिनली एनेक्टेड इन ईयर, ये 1923, ये तो हम पढ़ी रहे इतनी देर से. कंपनसेशन फॉर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट इज. अब बताओ कितना तुमने याद रखा है. कंपनसेशन फॉर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, ये मैंने जानबूझकर डाला है क्वेश्चन ताकि हम वापस जाके रिवाइज कर लें. तो इसका आंसर है 60% ऑफ मंथली वेजेस. देखो चेक करते हैं. 60% ऑफ मंथली वेजेस.
50% ऑफ मंथली वेजेस इंटू रिलेवेंट फैक्टर, ये डेथ वाला केस था। 60% वाला हमने देख लिया, परमानेंट डिसेबलमेंट, ये कुछ था ही नहीं। 40% ये भी नहीं पढ़ा हमने। अब पार्ट 3, हु डिसाइड डिस्प्यूट्स अंडर एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923। लेबर कोड का हमने पूरे लेक्चर में जिक्र ही नहीं किया, सिविल कोड का हमने साफ साफ मना कर दिया था, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कोई जिक्र नहीं किया पूरे लेक्चर में। कमिश्नर फॉर एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन अंडर द एक्ट मैक्सिमम पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन 10% कंपनसेशन पेनल्टी की बात कर रहे हैं। पेनल्टी तो हमने देखा था अप टू 50% पढ़ा था हमने उसमें, ठीक है। तो MCQ ख़त्म हो गए हैं, तो इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। और साथ में जो अकाउंटिंग का है वो पहली क्लास डाल दी है हमने, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। आपके सजेशंस और जो कुछ भी अगर कुछ और चाहिए आपको तो फीडबैक वहाँ पे दे सकते हैं, सजेशंस आप दे सकते हैं। और साथ में जो भी आपके साथ कोई स्टडी मेट है या आपके साथ कोई आप जिसको जानते हैं जो UPSC EPFO 2025 की या आगे के लिए तैयारी कर रहा है, तो उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं। और मैंने कहा नहीं सब्सक्राइब करने को, लेकिन कह रहा हूँ आज कि आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आगे वाले जो लेक्चर्स है वो आपको नोटिफिकेशन के मिल जाए। बाकी आपकी इच्छा है, सब्सक्राइब करो तो ठीक, ना करो तो ठीक। अगर आपको याद रहता है कि हम इस चैनल से पढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब ना करके भी आप वापस आके देख लेते हो तो कोई बात नहीं है। तो सब्सक्राइब नहीं करना चाहे तो ना करें, लेकिन एटलीस्ट आप इसको शेयर कर सकते हैं। और साथ में अगर अच्छा लगता है, इन केस अगर जेन्युइनली आपको अच्छा लगता है तो ही लाइक करें, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए अगर सच में आपको ठीक नहीं लग रहा है तो ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस पेशेंस।